आज हम लोग बात करने वाला प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या होता है। इसको रट रट कर खूब याद करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, फिर रट कर याद करते हैं, फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो इसको रटना नहीं होता, इसको समझना होता है। सिर्फ ये फिगर समझ जाइएगा ना, प्रकाश का परिवर्तन का फिगर और प्रकाश का अपवर्तन का फिगर, तो आपको बस ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये बस यही फिगर समझना होता है। तो इसको अंतिम तक आप देखते रहिए, इसको अंतिम तक आपको दोनों ये याद हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इसमें जितने भी डिफिनेशन है सब याद हो जाएगा आपको। तो इसको अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है ये हम समझते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाश गमन कैसे करता है। सबको पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, यानी कि ये जब लाइट टॉर्च जलाएंगे यहाँ पर, ये टॉर्च हो गया मान लीजिए, ये टॉर्च जलाएंगे तो इससे यहाँ पर आएगा प्रकाश, यहाँ पर टकरा कर फिर वापस लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है। अगर यही पारदर्शी वस्तु तो क्या होता है, टकरा कर नीचे चली जाती। यानी कि देखिए अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार ना हो वो अपारदर्शी है, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए वो पारदर्शी है। तो ये क्या होगा, ये प्रकाश यहाँ से आएगा और यहाँ से फिर वापस फिर यहीं पर लौट जाएगा। तो देखिए यही होता है, प्रकाश को किसी पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। देखिए अब यहाँ पर माध्यम क्या हुआ, माध्यम का मतलब ये समझिए, जैसे हम लोग कहीं जाना होता है तो कैसे जाते हैं, या तो बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, या हवाई जहाज से जाते हैं। कैसे भी जाते हैं तो हमारे जाने का माध्यम क्या हुआ, बस, हवाई जहाज, ट्रेन। आइए प्रकाश किस माध्यम से जाता है, प्रकाश से जाएगा तो हवा में जाता है, या किसी और माध्यम में एंट्री कीजिए, मान लीजिए पानी में गया तो पानी के माध्यम से जा रहा है, और जो माध्यम में जाता है उस जहां पर एंट्री करता है उसी माध्यम से जाता है। तो यहाँ पर हवा, अभी प्रकाश किस माध्यम में जाएगा, हवा में जाता है। अधिकतर प्रकाश कहाँ जाता है, हवा में। अगर पानी में टॉर्च जलाइएगा तो प्रकाश का माध्यम क्या हो जाएगा, पानी। तो यहाँ पर बोला गया किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो समझिए मान लीजिए ये हम टॉर्च जलाएं और ये टॉर्च जलाए, ये लाइट आकर फिर इसी माध्यम में लौटेगा। क्यों? क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है। हमेशा प्रकाश के परिवर्तन के लिए अपारदर्शी वस्तु की जरूरत होगी, न कि पारदर्शी। अगर पारदर्शी वस्तु रहेगी तो प्रकाश टकराकर फिर नीचे चला जाएगा, लेकिन ये अपारदर्शी वस्तु रहेगी तो क्या होगा, प्रकाश से टकराएगा और टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में लौट जाएगा। यानी हवा से आया है फिर हवा में ही चला जाएगा। और देखिए कुछ लोगों को मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि प्रकाश के परिवर्तन होने के लिए चमकीली सतह की जरूरत है, जबकि ये मतलब पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश खुरदरे सतह से ही परिवर्तन करता है, लेकिन बात ये होता है कि परावर्तन के लिए चमकीली सतह इसलिए अच्छी होती है कि वहां से जल्दी प्रकाश रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे ये बोर्ड हो गया, बोर्ड चमकीला सतह है, यहाँ अगर प्रकाश कोई डालेगा तो जल्दी से ही प्रकाश परिवर्तन हो जाएगा प्रकाश का। लेकिन कोई खुरदरा सतह, मान लीजिए ये कागज हो गया, तो कागज पर डालेगा तो उतना जल्दी प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए इसका उदाहरण, कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हमें चांद कैसे दिखाई देता है, या कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है, मान लीजिए कागज हमें कैसे दिखाई दे, जब कोई प्रकाश इस कागज पर आ रहा है उसके बाद हमारे आंखों पर पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये वस्तु हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रकाश आकर ये परिवर्तन होकर प्रकाश वापस हमारे आंखों पर आ रहा है, वहां से लाइट आ रहा है, लाइट के बाद यहाँ पर, इसके बाद हमारे आंखों पर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये वस्तु हमें दिखाई दे रहा है। अब चांद कैसे, चांद में तो अपना प्रकाश होता नहीं है, तो क्या होता है, सूर्य की रोशनी वहां से टकराती है चांद पर, और उसके बाद चांद की रोशनी कहाँ आती है, हमारे आंखों पर। तो ये चांद हमें दिखाई दे, क्यों, परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो वही होता है कि प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश किसी भी पृष्ठ से टकराए फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, उसको प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन के लिए आपको तो पता है जरूरी होता है अपारदर्शी वस्तु से टकराना। पारदर्शी वस्तु से टकराएगा तो उसी माध्यम में लौटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पारदर्शी वस्तु से दूसरे माध्यम में चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ ये पानी में आप टॉर्च जलाए तो क्या हुआ, पानी से वापस थोड़ा मात्रा में प्रकाश लौटेगा, ज्यादा नहीं लौटेगा। तो ये पूरा मात्रा में प्रकाश कहाँ चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। सारा प्रकाश कहाँ चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ना कि परिवर्तन। आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हम टॉर्च के माध्यम से समझेंगे। जब किसी टॉर्च से प्रकाश की किरण निकलती है तो यहाँ पर क्या होता है, किसी चमकीले सतह टकराती है, उसके बाद फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसको एक डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। आपतित किरण पहले समझ लेते हैं। आपतित किरण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, जो किरण किसी सतह से टकराती है, प्रकाश की किरण, उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। देखिए डिफिनेशन में फर्क हो सकता है, कहीं और डिफिनेशन देखिएगा तो कोई और होगा, यहाँ पर कोई और होगा। लेकिन डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप लिख सकते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है और आप टकराती है तो उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जहां पर वो किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जहां पर किसी सतह से टकराती है वो आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए
आपतित किरण की सतह जहां पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहता है। टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए समझते हैं परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को क्या करते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये फिगर सिर्फ आपको याद रहेगा तो सब डिफिनेशन बना सकते हैं, ये डिफिनेशन अपने नहीं बना सकते। परावर्तन कोण क्या 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 दिखाई दे रहा है आपको, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच दिखाई दे रहा है। तो जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, और जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। यही तो इनका डिफिनेशन है, बस इसको बस ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है आपको, बस एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये टॉर्च जलाना है, ये है, इसके बाद ऊपर जाएगा, बीच में अभिलंब, यहाँ पर अभिलंब होगा। तो ये अभिलंब देखिए काल्पनिक रेखा होता है, ना कि रियल होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च हम जला रहे हैं, यहाँ पर आप टॉर्च जलाइएगा, यहाँ पर टॉर्च जाएगा, फिर वापस इधर से टॉर्च से यहाँ पर प्रकाश वापस फिर जाएगा, ऐसा मुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कोई लंब खींचा जा रहा है, यहाँ पर कोई लंब थोड़ा खींचा गया। तो काल्पनिक रेखा अपने से माना गया कि काल्पनिक रेखा है। तो यही होता है। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तन में क्या क्या होता है, परिवर्तन का उदाहरण क्या क्या होता है। जैसे चांद दिखाई देता है, अभी बताए हैं, जो चांद दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है, परिवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है किसके कारण दिखाई देती है, परिवर्तन के कारण ही दिखाई देती है हमें कोई भी वस्तु। परिवर्तन देखिए कहाँ कहाँ ज्यादा मात्रा में परिवर्तन, बोर्ड पर कोई लाइट जलाइएगा, यहाँ पर लाइट टकराएगा तो ज्यादा मात्रा में परिवर्तन होगा। या टाइल्स देखे होंगे घर पर, जो चमकीला टाइल्स लगाया रहता है ना घर पर, उस पर लाइट जलाइएगा ना एकदम बहुत जल्दी परिवर्तन होगा इस पे। क्यों परिवर्तन होगा, क्योंकि वो चमकीला है। जो भी चमकीला सतह आपको दिख जाएगा ना, उस पर कोई भी लाइट जलाइएगा, देखिए कितना जल्दी परिवर्तन होता है। अब देखिए वो चमकीला सतह इसलिए परिवर्तन होता है, दिखाई भी जल्दी देता है। कम रोशनी में देखिएगा नहीं, सब बोर्ड को देखिए या कोई भी चमकीली सतह को देखिए, वो बहुत जल्दी दिखाई देता है। कम रोशनी रहेगा तो भी दिखाई दे देगा। अब उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं इसके नियम क्या क्या होते हैं। इसके नियम दो ही नियम है, बस नियम भी ऐसे याद होगा, बस फिगर से याद होगा, हो जाएगा। देखिए फिगर में जो जो दिखाई दे रहा है वही इसका नियम है। नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें दिखाई भी दे रहा है कि देखिए बस नियम क्या याद करने, बस ये फिगर याद रहेगा सब हो जाएगा। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आपको दिखाई दे रहा है, तीनों एक ही तल में, ये तल एक ही है इसका, तीनों एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। और दूसरा बोल रहे हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों ऐसे ही याद हो जाएगा, बस आपको फिगर याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद थोड़ा अब देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये तो हम लोग को पता है कि प्रकाश का परिवर्तन होने के लिए प्रकाश ये वस्तु को अपारदर्शी होना पड़ेगा। अगर वस्तु अपारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा। और वहीं जब वस्तु पारदर्शी हो जाता है तो क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होती है वो प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण फिर वस्तु से टकराती है और फिर नीचे चली जाती है, मतलब उस माध्यम में चली जाती है। तो मान लीजिए कि कोई हम टॉर्च जलाएं, ठीक है, यहाँ पर कोई टॉर्च जलाए और टॉर्च जलाने के बाद ये पानी है, ठीक है, ये टॉर्च जलाने के बाद ये पानी है, तो क्या होगा, टॉर्च यहाँ पर पानी, यहाँ पर ये टॉर्च पानी के अंदर चला जाएगा, हल्का से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगा ये उसकी रोशनी, लेकिन सारी रोशनी नहीं जाएगी। यहाँ पर ये सारा जो प्रकाश है वो कहाँ पर चला जाएगा, इसके अंदर, यानी कि पानी के अंदर सारा प्रकाश चला जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वो अभिलंब की ओर झुकता है या अभिलंब से दूर भागता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन करते। देखिए परिवर्तन तो हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन होने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराना चाहिए, पारदर्शी वस्तु से टकराएगा तो नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि कोई भी प्रकाश पारदर्शी वस्तु से टकराना चाहिए, ना कि अपारदर्शी। अगर अपारदर्शी से टकराएगा तो परावर्तन हो जाएगा और पारदर्शी से टकराएगा तो अपवर्तन हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर क्या होगा, कोई भी यहाँ पर देखिए टॉर्च है, ये कहाँ इसको लाइट जलाया जा रहा है, पानी के अंदर, यानी कि ये क्या होगा, ये टॉर्च का लाइट या हवा दो माध्यम यहाँ पर हुआ। यहाँ पर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, यानी कि दो को यहाँ पर माध्यम दिखाया जा रहा है, एक माध्यम है दूसरा, ये दोनों माध्यम, एक माध्यम क्या हो जाएगा हवा और दूसरा लाइट जलाइएगा पानी में तो पानी, दो को माध्यम हुआ, दो माध्यम में गमन करता है और उसके बाद अभिलंब की ओर झुकता है या दूर भागता है। आपको पता है अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है, अपने से खींचा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हम टॉर्च जलाएं यहाँ से, ये क्या होगा, यहाँ पर जलने के, यहाँ पर ये टकराने के पानी हो गया, तो टकराने के बाद यहाँ पर क्या होगा, हल्का सा इधर मुड़ जाता है, ये अभिलंब है, जहां पर ये आपतन बिंदु हो गया, समझिए ये आपतन बिंदु होगा, यहीं से वो लंब खींचा, एकदम सीधा रेखा खींचा जाता है। तो यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये हल्का सा इधर अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। देखिए अभिलंब की तरफ क्यों मुड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ विरल माध्यम और सघन माध्यम समझना जरूरी है। अब देखिए विरल और सघन माध्यम क्या होता है।
ये हवा जो हो गया वो विरल माध्यम हो गया, ये पानी जो हो गया सघन माध्यम। सघन का मतलब समझ लीजिए घना, घना टाइप की जगह पेड़ और घना होता है ना, जैसे एगो मान लीजिए कहीं लाइट मैदान ये खुला क्षेत्र में कहीं पर लाइट जलाइए, चारों तरफ लाइट फैलेगा। अब वही एगो जंगल में लाइट जला दीजिए, फैलवे नहीं करेगा। ऊपर से मान लीजिए ये पेड़ के ऊपर लाइट आप जलाए हुए हैं तो नीचे आएगा, प्रकाश नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जंगल घना होता है। तो ये घना से समझ लीजिए जो घना प्रकाश मतलब जो घना होता है वो उसमें जो प्रकाश होती है एक निश्चित एरिया में ही रह जाती है। देखिए भाग नहीं रहा है दूर, लेकिन ये अगर खुला क्षेत्र में प्रकाश को छोड़िएगा चारों तरफ भाग जाता है, दूरिया दूरिया भागेगा। लेकिन यही अगर जंगल में जलाएगा तो दूरिया एकदम पासे में रह जाएगा लाइट। तो यही बस ध्यान रखना है कि जंगल यानी घना, जंगल क्या होता है? घना होता है। ये भी सघन माध्यम, कोई भी सघन माध्यम में अगर लाइट जाएगा तो क्या होगा? अविलंब से दूर नहीं भागेगा बल्कि अविलंबे की ओर खींचा चला आएगा। देखिए अविलंब से दूर भाग रहा है क्योंकि घना है, दूरिया जा ही नहीं सकता है, पासे में रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? अविलंब की ओर झुकता है। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अविलंब की ओर झुकता है। तो यही ये हवा जो है, इधर हवा है, हवा से ही टॉर्च मारिएगा जलाइएगा ना, तो ये हवा में यहाँ से एंट्री कर रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ अविलंब की ओर झुक रहा है। अब इसके बाद देखिए ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तन कोण हो गया, ये आपतन बिंदु, ये अविलंब, ये आपतन कोण। तो यहाँ पर भी डिफिनेशन वैसा ही है। ये जो प्रकाश की किरण जो सतह से टकराती है, ये दो सतह हो गया, यहाँ पर पानी के ऊपर वाला सतह, ये आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। और आपतन बिंदु तो पता है, जहां पर आपतित किरण टकराती है वो आपतन बिंदु होता है। अब ये दो को यहाँ पर माध्यम हो गया, एगो सघन माध्यम हो गया, एगो विरल माध्यम। विरल माध्यम हवा है, सघन माध्यम पानी है, या शीशा भी हो जाएगा या पानी। अब शीशा में भी यही बात होता है, पानी हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा आगे देख लेते हैं, यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का कुछ उदाहरण भी मिलता है। देखिए क्या, पानी में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। जब नहीं तो आप घर पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। पानी लेना है और पानी में क्या करना है, पानी में सिक्का डालना है। उसमें देखिए सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण सिक्का क्या होता है? उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में कोई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, पानी में छड़ी रखिएगा ना ऐसे तो मुड़ा हुआ दिखाई देगा, हम मुड़ा हुआ है छड़ी। उसके बाद मछली थोड़ा ऊंची दिखाई देती है। देखिए मछली क्या होती है, थोड़ा छोटी भी रहती है ना तो ऊंचा यानी बड़ा थोड़ा दिखाई देती है। कोई पानी में मछली है ना तो आपको अच्छा लगेगा अरे वो तुम बड़ी मछली है, लेकिन मछली बड़ी नहीं हो, एक्चुअल में छोटी मछली है। लेकिन आपको देखने में क्या लग रहा है? कुछ मछलियां बड़ी होती ही हैं, लेकिन बहुत सारी जो छोटी भी मछलियां होगी ना वो भी हल्का सा बड़ी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वहां पर अपवर्तन हो रहा है। और सबसे बड़ी घटना इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। देखिए क्या होता है, ये हो गया प्रकाश, ये हो गया ये हो गया प्रकाश, ये हो गया पानी। तो क्या होता है, ये प्रकाश सूर्य की रोशनी, ये बारिश की बूंदे, सारी बूंदे तो जमीन पर नहीं गिरता है, कुछ बूंदे ऊपर ही हवा में लटक जाता है बारिश की। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें टकरा कर वापस बाहर जब निकलता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ये टकरा कर पानी की बूंदों से और 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो क्या बनता है? इंद्रधनुष। यही अपवर्तन के कारण ही बनता है। अगर आपको पता नहीं इंद्रधनुष कैसे बनता है और वर्ण विक्षेपण क्या होता है तो इस पर पहले एक वीडियो बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी घटनाएं हुई। अब इसका भी नियम होता है, तो इसका भी नियम थोड़ा याद कर लेते हैं। इसमें क्या है, अब देखिए इसका नियम क्या होता है कि ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में। बात एक ही हुआ। ये भी क्या बोल रहा था, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और ये भी क्या बोल रहा है, आपतित किरण, और यहाँ पर अपवर्तित किरण, यहीं पर बदल जाता है। अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण, ये परिवर्तन हो रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है। ये अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण है, परिवर्तन हो रहा है तो ये परावर्तित किरण है। यहाँ पर भी बोल रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में। ये तो सब दिखाई दे रहा है, तीनों एक ही तल में नहीं। आप बोलेगे नहीं नीचे वाला तल, नीचे वाला तल में क्या है, तीनों एक ही तल में तो है। ये तीनों एक ही तल में। और उसके बाद आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है, यानी कि साइन आई बटा साइन आर है। ये स्नेल का नियम होता है, इसको ध्यान रखना। स्नेल का नियम है, साइन आई बटा साइन आर है, ये स्नेल का नियम है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो दोनों आपको शायद नियम याद हो गए, तो एक बार और बता देते हैं। ये बस करना ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। बस पहला ये हो गया, दूसरा हो गया आपतित किया, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो जया होता है, जया का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, यानी कि साइन आई बराबर बटा साइन आर होता है। अब उसके बाद अगर ये दो तरह से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये
प्रकाश की किरण अविलंब की तरफ कब झुकता है, अविलंब से दूर कब भागता है। तो ध्यान रखना है, अविलंब की तरफ कब झुकेगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब उसकी एंट्री होगी तो क्या होगा, वो अविलंब की तरफ झुकेगा, क्योंकि घना है। सघन मतलब घना समझ लीजिए, घना जंगल समझिए, जंगल में प्रकाश दूर तक नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा, अविलंब के पास रहेगा। लेकिन जंगल से जैसे ही लाइट बाहर निकलेगा ना तो क्या होगा, लाइट बाहर निकलेगा तो ये चारों तरफ फैल जाएगा। यानी कि जैसे ही ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, वो अविलंब से दूर भागेगा। यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ये सूर्य ये लाइट यहाँ से जलाए हैं, यहाँ पर कहा ये समझ लिए पानी है, तो ये अविलंब की ओर झुक रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है तो क्या हो रहा है, अविलंब की तरफ झुका हुआ है। लेकिन यही जब पानी से जब बाहर निकलता है तो सघन माध्यम पानी हो गया, ये हवा विरल माध्यम हो गया, फिर बाहर निकलता है तो अविलंब से दूर भागने लगता है। यानी कि सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अविलंब से दूर भागेगा। और उसके बाद लेकिन ये वो जो कारण होता है, ये वो जब समय होता है जब ना प्रकाश के किरण इधर उधर कहीं पर भी नहीं भागता है। देखो कब, यहाँ पर जब हम कोई भी लाइट को अविलंब के समानांतर यहाँ पर लाइट जब आएगी ना तो यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जब लाइट को एकदम सीधा जलाएंगे अविलंब के समानांतर, यानी कि यहाँ पर अब लाइट सीधा अगर जलाएंगे तो ना अविलंब से दूर भागेगी ना अविलंब के पास में आएगी। कहीं पर भी कोई भी माध्यम में एंट्री करवा दीजिए, सघन से विरल, विरल से सघन, कोई भी माध्यम में एंट्री होगा तो कुछ नहीं, दूर और कुछ नहीं भागेगी। यानी कि जब भी आप लाइट से जलाइएगा ना, सीधा अगर लाइट जलाइएगा पानी में तो ना दूर भागेगी ना इधर उधर कुछ नहीं भागेगी। यानी कि जब लाइट यहाँ से आएगा अविलंब से तो ना दूर भागेगी ना नजदीक भागेगी। यही इतना था आपको परिवर्तन और अपवर्तन। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको 2 बार देख लीजिएगा, अच्छा से आपको याद हो जाएगा।